नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल ई मैक्स पाठशाला में। आज हम लोग इस वीडियो में कारक के प्रकारों को जानेंगे। इससे पहले अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी एक बार देख लीजिए, जिसमें कारक के परिभाषा को बताया गया है तथा हिंदी में कारक के महत्व को। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में कारक को पहचानने का ट्रिक भी बताया गया है, तो ट्रिक के साथ शुरू करते हैं। कारक एवं उनके विभक्ति। विभक्ति को स्पर्शक भी बोलते हैं। हमारे हिंदी में कारक 8 प्रकार के हैं। कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। इनके विभक्तियों को भी एक बार जान लेते हैं। कर्ता ने और शून्य मीन्स क्या है कि ने कहीं कहीं रहित भी रहता है। कर्म को करण से, द्वारा, के द्वारा, संप्रदान के लिए, आपादान से, संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे। आइए इनके प्रकारों को एक एक कर हम विस्तार से जानेंगे। कर्ता कारक। कर्ता कारक के पहले परिभाषा जान लेते हैं। शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कहते हैं। साफ साफ कहेंगे तो क्रिया को करने वाला को ही क्या कहेंगे? कर्ता कहेंगे। वाक्य में क्रिया करने वाला संज्ञा होगा या फिर सर्वनाम पद होगा। जैसे कि सुरेश क्रिकेट खेल रहा है। सुरेश क्रिकेट खेल रहा है। एक नंबर। राधा ने कहानी सुनाई। इस तरह से देखेंगे क्या कि सुरेश क्रिकेट खेल रहा है और राधा ने कहानी सुनाई। हम लोग क्या देख रहे हैं? कर्ता। कर्ता क्या है? इसमें हम लोग को कर्ता देखना है, खोजना है। ठीक है, तो सुरेश क्रिकेट खेल रहा है। हम लोग परिभाषा क्या देख रहे हैं? क्रिया को करने वाला। क्रिया कौन कर रहा है? अगर हम देखेंगे, बोलेंगे कि यहाँ पर खेलने की, खेल क्या हो गया? क्रिया हो गया। तो खेलने का काम कौन कर रहा है? सुरेश कर रहा है। तो सुरेश क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे राधा ने कहानी सुनाई। इस वाक्य में सबसे पहले हम लोग क्रिया देखेंगे। क्रिया क्या है? सुनाई। सुनने का काम किया जा रहा है। तो करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि वाक्य का कर्ता प्रायः कैसे होता है? चेतन होता है, पर कभी कभी यह प्राकृतिक शक्ति या पदार्थ भी कर्ता के रूप में हो सकते हैं। परिभाषा को हम कुछ उदाहरण के द्वारा देखेंगे। जैसे कि बादल गरज रहे हैं। एक और देखते हैं, सूर्य चमक रहा है। यहाँ अगर देखेंगे तो इन वाक्यों में बादल और सूर्य ये दोनों क्या है? प्राकृतिक पदार्थ है। तो इस तरह से कभी कभी हमारे कर्ता जो है वो
प्राकृतिक शक्ति या पदार्थ भी हो सकता है। कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? ने है। कभी कभी कर्ता कारक के साथ इस विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि मेरा भाई परीक्षा की तैयारी कर रहा है। मेरा भाई परीक्षा की तैयारी कर रहा है। तो इसमें हम देखते हैं कि परीक्षा की तैयारी कौन कर रहा है? ना मेरा भाई। तो मेरा भाई क्या हो गया? यहाँ पर कर्ता हो गया। परंतु यहाँ पर देखा जाए तो ने चिन्ह जो है वो लोप है। भूतकालीन पूर्ण सकर्मक क्रियाओं के साथ ने विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगर क्रिया अकर्मक रहेगा तो वहाँ पर ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा, और अगर क्रिया सकर्मक होगा तो वहाँ पर ने चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। आगे जानते हैं पहचानेंगे कैसे इसे कि कर्ता वाक्य में कौन है। पहचानने के लिए वाक्य में क्रिया के साथ कौन या किसी प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है या प्राप्त होता है वह कर्ता होगा। अगर हम होगा तो एक दो उदाहरण के साथ हम लोग देखते हैं कि कैसे जानेंगे कि कर्ता कौन है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। दूसरे नंबर में राधा ने खाना खाया। अगर प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? क्या पूछना है? कौन और किसने। अगर पूछा जाए इस वाक्य में कि कौन पुस्तक पढ़ रहा है, तो कौन पुस्तक पढ़ रहा है? राम। किसने खाना खाया? राधा ने खाना खाया। तो ये जो शब्द मिल रहे हैं वही हमारे क्या हो गए? कर्ता होगा। ठीक है, आगे जानते हैं हम लोग। कभी कभी कर्ता के साथ को से, को या से या के द्वारा विभक्तियों का भी प्रयोग किया जाता है। किसी किसी वाक्य में आप देखेंगे को लिखा हुआ है या से लिखा हुआ है या के द्वारा लिखा हुआ है, तो कर्ता के साथ इसका भी प्रयोग किया जाता है। कैसे? और कुछ उदाहरणों के साथ हम लोग देखते हैं। राम को यहाँ नहीं आना चाहिए, आना चाहिए था। दूसरे नंबर में कमला से गीत गाया गया। अगर हम लोग तीसरे नंबर में देखेंगे तो रोगी के द्वारा चला नहीं गया। तो अगर हम इन वाक्यों को देखेंगे कि राम को यहाँ नहीं आना चाहिए था, कमला से गीत गाया गया, रोगी के द्वारा चला नहीं गया, तो इन वाक्यों में अगर देखेंगे हम तो को, से और के द्वारा इससे ये आता है, परंतु हमारा इस वाक्य में हमारे कर्ता कौन हो जाएंगे? राम, कमला और रोगी। आइए आगे देखते हैं। दूसरा हमारा है कर्म कारक। कर्म कारक किसे कहते हैं? परिभाषा जानेंगे।
वाक्य के जिस शब्द पर कर्ता द्वारा की गई क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। हम सीधे से साफ साफ बोल सकते हैं, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे हम क्या कहेंगे? कर्म कहेंगे। तो कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कि राकेश पत्र लिख रहा है। दूसरा नंबर भी देख लेते हैं। राकेश ने मोहन को बुलाया। तो इन वाक्य में अगर हम देखेंगे कि राकेश पत्र लिख रहा है, राकेश ने मोहन को बुलाया, तो पत्र और यहाँ पर मोहन को बुलाया, मोहन, ये दोनों क्या हो गया? कर्म हो गया है, क्योंकि दोनों शब्द पर कर्ता द्वारा किया गया काम है। कर्ता का द्वारा क्रिया का प्रभाव इस पर पड़ रहा है। जैसे राकेश पत्र लिख रहा है, तो राकेश लिख रहा है, क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है। तो इसका जो फल पड़ रहा है तो किस पे पड़ रहा है? पत्र पर पड़ रहा है। जैसे यहाँ पर देखेंगे राकेश ने मोहन को बुलाया, तो राकेश ने किसको बुलाया है? मोहन को। तो बुलाने का काम क्या, इसका प्रभाव, बुलाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? मोहन पे पड़ रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मोहन क्या है? यहाँ पर कर्म है, और पहले लाइन पे पत्र कर्म कहलाएगा। जैसे राकेश पत्र लिख रहा है, तो पत्र यहाँ कर्म हो गया है। आगे जानेंगे, कर्म कारक में को विभक्ति का प्रयोग होता है, पर कभी कभी किसी विभक्ति का प्रयोग नहीं भी किया जाता है। को विभक्ति का प्रयोग केवल और केवल प्राणीवाचक कर्म, मतलब जिसमें जीवन होगा, उसी में को का प्रयोग करेंगे और के साथ ही होता है। और अप्राणीवाचक जो निर्जीव रहेगा उसके साथ को विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर हम बोलेंगे कि राम ने आम को खाया, अगर हम बोलेंगे कि राम ने आम को खाया, तो ये वाक्य क्या हो जाएगा? सरासर गलत हो जाएगा। ये वाक्य शुद्ध नहीं होगा। ये वाक्य शुद्ध किस तरह से होगा कि यहाँ पर लिखती हूँ, राम ने आम खाया। तो आप खुद देखिए कि राम ने आम को खाया, यह क्या सुनने में अच्छा लग रहा है? ये वाक्य ही गलत आ रहा है। और राम ने आम खाया, ये क्या है? ये वाक्य शुद्ध है, ये वाक्य अशुद्ध कहलाएगा। तो हम यहाँ क्लियर हो रहे हैं, हम यहाँ समझ रहे हैं कि अगर प्राणीवाचक रहेगा तो वहाँ को का प्रयोग होगा, और अगर अप्राणीवाचक रहेगा तो वहाँ पर को का प्रयोग नहीं होगा। अगला जानेंगे, कर्म कारक की पहचान के लिए या पहचानने के लिए वाक्य में क्रिया के साथ क्या, किसे या किसको, क्या, किसे या किसको लगाकर प्रश्न करेंगे तो जो उत्तर प्राप्त होगा वह क्या होगा? हमारा कर्म होगा। उत्तर हमेशा किस में प्राप्त होगा? संज्ञा में या फिर सर्वनाम शब्द में होगा। जैसे कि अगर हम देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि सुमन ने गीत गाया। सुमन ने गीत गाया। सुमन ने क्या गाया? गीत गाया। तो ये हमारा क्या हो गया? कर्म हो गया। इस तरह से भी प्रश्न पूछकर हम
कर्म को जान सकते हैं, और वो हमेशा किस में होगा, या तो संज्ञा में होगा या फिर वो सर्वनाम शब्द में होगा। आगे देखते हैं, कभी कभी कर्म कारक के साथ से विभक्ति का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कह सकते हैं कि राम ने मुझसे कहा। अगर इस वाक्य को देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, मुझसे सर्वनाम के साथ क्या जुड़ा हुआ है, से। आगे देखेंगे कि कभी कभी क्या होता है कि वाक्य में दो कर्म का भी प्रयोग होता है। दो कर्म कैसे कर सकते हैं, जैसे कि उदाहरण में लेते हैं कि राम ने मोहन को चाय क्या करवा रही है, पिला रही है, पिलाई। इस वाक्य में अगर हम देखेंगे तो दो कर्म है, पहला है मोहन और दूसरा है चाय। ठीक है, तो हम जानते हैं कि इसमें मात्र एक जो है वो क्या है, मुख्य कर्म है, और दूसरा जो है वो गौण है। हम इसकी पहचान कैसे करेंगे, मुख्य कर्म होगा उसके साथ कोई भी विभक्ति का चिन्ह, यहाँ पर कर्म विभक्ति का चिन्ह नहीं होगा। और दूसरा पहचानने का नियम है कि यह क्रिया के समीप रहता है। जैसे कि हम देखेंगे इस वाक्य में मोहन को, यहाँ पर विभक्ति लगा हुआ है, इसका मतलब यह मुख्य कर्म नहीं है। और दूसरी जो बताई मैंने कि वो किसके समीप रहता है, क्रिया के समीप या फिर क्रिया के पास। जैसे यहाँ पर देखेंगे पिलाना, पिलाना क्या हो गया, पिलाई, पिलाना क्या हो गया, हमारा क्रिया हो गई। तो इसके पास क्या है, चाय, तो ये हमारा मुख्य कर्म हो गया, और ये मोहन जो है वो गौण हो गया, गौण कर्म में। इस तरह कभी कभी हम देखते हैं वाक्य में दो कर्म का भी प्रयोग किया जाता है। यह थी आज का वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।